तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं एल्किन के बारे में। इस वीडियो में अपन देखेंगे अपना एल्किन क्या होता है, ठीक है, एल्किन की स्टेबिलिटी क्या है, साथ ही साथ एल्किन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जो यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एल्किन के बारे में अपन थोड़ा सा देखें तो अपन यहाँ पर जो है सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एल्किन क्या होता है ना। तो लास्ट वीडियो अपन ने डिस्कस किया था एल्किन के बारे में, तो मैंने एल्किन बताया हुआ था कि हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक उसी तरह जो अपना एल्किन होता है, ठीक है, एल्किन भी क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन होती है। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो फिर भी आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि देखो, अगर आप हाइड्रोकार्बन शब्द को अगर अच्छे से देखते हो तो यहाँ पर दो चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रो है, यहाँ पर एक कार्बन है, दो शब्द बने हुए हैं। तो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अपन लिखते हैं एच से, ठीक है, कार्बन मतलब सी, हाइड्रोजन को अपन एच से और कार्बन को सी से अपन डोनेट करते हैं, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या रहता है, अपना हाइड्रोजन और कार्बन क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है ना। तो अपना एल्किन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, मतलब इतना तो समझ में आ गया है कि अपना एल्किन में क्या है, अपना हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा और जो है कार्बन भी प्रेजेंट होगा। तो अब बात आती है कि अपना जो एल्केन रहता है, ठीक है, एल्केन भी अपना हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन जो अपना एल्केन रहता है वो एल्किन से किस तरीके से अलग होता है ना। तो अपन ने देखा था कि अपना जो एल्केन था, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच क्या था, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था। लेकिन अपना जो यहाँ पर एल्किन रहता है, एल्किन के बीच में जो कार्बन कार्बन होते हैं, इनके बीच क्या रहता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या रहता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एल्केन और एल्किन में क्या अंतर है, तो आप कह सकते हो कि देखो, एल्केन और एल्किन दोनों ही हाइड्रोकार्बन होते हैं, बट जो एल्केन होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या रहता है, इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है। लेकिन जो यहाँ पर एल्कीन होती है, याद रखना है, सिर्फ स्पेलिंग का अंतर है, यहाँ पर ई की जगह ए हो जाएगा तो एल्केन, ठीक है, यहाँ पर ई है तो एल्कीन। ठीक है, क्या होता है कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है ना। तो ये बेसिक सी क्या हुई, इंट्रोडक्शन होगी। अब बात आती है जैसे कि अपना जो एल्कीन होता है इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो अपन को पता है कि अपना जैसे एल्केन होता है, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है COH2+2, ठीक है, ये क्या होता है, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है। तो बस यहाँ पर अपन को थोड़ा सा चेंजेस करना है। क्या करना है कि अपन को इससे ये जो 2 है +2 है, इसको अपन को गायब कर देना है। तो अपन के लिख देंगे CnH2n, ठीक है, CnH2n करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपना एल्कीन हो जाएगा, है ना। और वैसे अपने सिलेबस में तो नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आपने 11th-12th में देखा होगा तो देखो, एल्केन, एल्कीन और एक होता है एल्काइन। तो एल्काइन में क्या होता है, जैसे अपना CN, ठीक है, H2n-2 कर देते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, अपना एल्काइन हो गया, है ना। तो बस इतना ही से डिफरेंस आ जाता है। एक डिफरेंस रहता है इसमें, क्या रहता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और अपना एल्कीन में क्या रहता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो एल्काइन होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे भी आपने 11th-12th में ही पढ़ा हुआ है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। तो अपना जो एल्कीन होता है वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। साथ ही साथ इसका जो जनरल फार्मूला वो है क्या होता है, CnH2n होता है ना। अब भाई यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखोगे तो आप इस तरह से आप समझना कि एल्कीन क्या होता है, जैसे अपने यहाँ पर कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से कंपाउंड दिया गया है। तो अगर आप एग्जाम्पल से देख रहे हो तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए अपना क्या है कि एल्कीन है। अब यहाँ पर बात आती है अपना जी आर क्या है, आर जुड़ा हुआ है। तो देखो, आर की जगह पर कुछ भी हो सकता है, एच हो सकता है, ठीक है, और एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल, ठीक है, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं बेसिक सी आर को। तो इसकी जगह जैसे अपने एल्काइल ग्रुप यहाँ पर क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर रहता है, देखो, एल्केन का जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ बताई हुई थी। तो क्या होता है कि आर क्या होता है, जैसे कि अपना एल्केन रहता है, ठीक है, एल्केन से अपन क्या है, एक कंपाउंड को कम कर दें, जैसे यहाँ पर 2n+2 है, 2 की जगह अपन 1 कर दें तो वो क्या हो जाता है, अपना एल्काइल ग्रुप हो जाता है। मतलब इससे अपन क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, है ना। जैसे अपना यहाँ पर जो CH4 क्या है, अपना जो एक एल्केन है, तो अपन CH4 की जगह CH3 कर दें तो क्या हो जाएगा, अपना R हो जाएगा, यानी कि एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और जैसे अपना यहाँ पर C2H5 रहता है, ठीक है, बेसिक सी बात है, यहाँ पर C2H6 रहता है। लेकिन अपन जब इसको एक हाइड्रोजन को कम करेंगे अपन R में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो इस सिंपल से इंट्रोडक्शन आप R के बारे में समझ चुके हो, होप कि आपको समझ में आया होगा। तो वही यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है ना। इंट्रोडक्शन में सेम लिखा हुआ है कि अपना एल्कीन, ठीक है, अपन एल्किन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। तो एल्किन क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें क्या रहता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या रहता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। आप एग्जांपल में देख रहे होगे कि यहाँ पर अपना क्या है, कार्बन है, इन दोनों के बीच क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना।
और यहाँ पर आप देखोगे कि अपना हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो वही है अभी जो मैंने समझा है कि हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या रहता है कार्बन और हाइड्रोजन क्या रहता है प्रेजेंट रहता है। अब ये जनरल फार्मूला दिया गया है जो मैंने अभी आपको बताया, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, है ना। और यहाँ पर अब बात आती है कि यहाँ पर देखो n रहता है, तो एल्केन में यहाँ पर जो देखो n जो है 1 से स्टार्ट हो रहा था n का नंबर, लेकिन यहाँ पर जैसे अपन एल्किन देखोगे तो ऐसे 2 से स्टार्ट होता है। अब बेसिक ये बात होता है ऐसा क्यों है कि अपन को पता है कि अब इसमें जो अपना एल्किन पढ़ेंगे इसमें जो कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब बेसिक सी बात है, जैसे अपन यहाँ पर देखोगे तो अब अगर आप देख रहे हो तो कार्बन जैसे अपन एल्केन देख रहे थे, तो जैसे कि अपन एक यहाँ से देखो चले थोड़ा सा, जैसे आप यहाँ पर एक लोगे, ठीक है, तो कार्बन एक होगा। जब कार्बन एक होगा तो 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कैसे हो सकते हैं। फिर जैसे अपन ने एक कार्बन लिया तो अगर उसको अपन हाइड्रोजन के साथ इस तरह से आप देखोगे तो हाइड्रोजन के साथ ये डबल बॉन्ड तो बनना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 होती है ना, इसलिए तो है ही पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिक सी बात है कि यहाँ पर 2 कंपाउंड होने चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए, है ना। यही रीज़न है कि अपन जो एल्किन में अपन 2 कार्बन लेते हैं, 1 कार्बन वाला कंपाउंड इसमें पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जब अपन एल्किन में 2 कार्बन लेंगे यानी कि अपन n का मान 2 रखेंगे तो अपन को सबसे पहला कंपाउंड मिलने वाला है CH2 है ना। CH2 अपन को पहला कंपाउंड मिलेगा, तो शायद दिख नहीं रहा होगा, है ना। सबसे पहले कंपाउंड क्या मिलेगा, CH2 एथाइलिन। अगर इसको अपन इस तरह से लिखना चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हो। बात वही हुई जैसे यहाँ पर देख रहे हो क्या है, CH2 है, तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक H है और यहाँ पर क्या है, CH है ना। तो एक कार्बन 2 H2, जैसे यहाँ पर भी लिखा है 1 कार्बन 2 H2, मतलब वो सेम लिखा होगा, बस लिखने को तरीका थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। जैसे यहाँ पर देख रहे होगे तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर R का मान जो है H है ना, R का मान है H है। अब इसकी जगह आप चाहो तो CH3 लिख दो, C2H5 लिख दो, जैसे आप लिखोगे वैसे आपका क्या कंपाउंड बनता जाएगा, है ना। लेकिन इतना तो हर में ये वाला चीज़ जो है हर में सेम रहेगी, है ना। मतलब कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है। तो सेम वहाँ पर कंपाउंड लिखा हुआ है कि इसी का जो पहला कंपाउंड होता है वो होता है एथाइलिन, और वही सेम यहाँ पर उसकी जो फार्मूला लिखा हुआ है। और दूसरा कंपाउंड होता है अगर आप 3 कार्बन वाला लोगे तो बनता है CH3 CH2। जैसे कि यहाँ पर अपना R है तो R की आप CH3 कर दो, है ना, और तो अपना ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। इस वाले कंपाउंड का नाम होता है प्रोपाइलिन। ये प्रोपाइलिन क्यों है ये बताता हूँ। तो देखो प्रोपाइलिन अपन कहते हैं, देखो प्रोप यानी कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड, तो इसमें अपन गिनेंगे तो 1 2 3, अब 3 आया ना। जैसे आपको पता है कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डॉकेन, इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पर क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए अपन यहाँ पर क्या लेते हैं, प्रोपेन लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे तो यहाँ पर क्या था, 2 कार्बन था, तो 2 कार्बन की जगह अपन क्या ले लेते हैं, ईथ यानी कि देखो मीथेन इथेन यानी कि 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ईथ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पर इन जोड़ दिया गया है, इसलिए हो गया एथाइलिन, है ना। तो सिंपल सा, होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन जो है आते हैं अपन एल्किन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा अपन डिस्कस करें इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होती है, ठीक है, जो अधिकांशता जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती हैं, ठीक है, जिनसे क्या होता है अपना एल्किन बनता है, उनमें क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन शब्द का मतलब जैसे कि आप अगर सुना होगा तो एलिमिनेट कर देते किसी को, सिंपल शब्द में कहें तो रिमूव कर देते हैं, है ना। तो जब क्या कहते हैं, पर रिमूव कर देते हैं एटम और ग्रुप का किसी एडजेसेंट कार्बन से। तो एडजेसेंट कार्बन वो रहती हैं जो अगल बगल वाले कार्बन होते हैं, उनसे क्या कहते हैं अपन, जो एटम और ग्रुप का क्या कहते हैं, रिमूव कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं, या ठीक है। तो सिंपल सा इसमें क्या होने वाला है कि अपन जो एटम और ग्रुप होंगे एडजेसेंट कार्बन के, उससे अपन क्या करेंगे, उनका एलिमिनेशन करेंगे, है ना। तो एल्किन की मेथड प्रिपरेशन में अधिकांश रिएक्शन में सेम होने वाला है। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है तो इसको भी थोड़ा सा अपन समझ देते हैं। जैसे कि अपनी यहाँ पर रिएक्शन दी गई है, यहाँ रिएक्शन दिया गया RCH, इस तरह से दिया गया है ना, इस तरह से अपना दिया गया है। तो एल्किन की मेथड प्रिपरेशन है, इसलिए अपन यहाँ पर कंपाउंड अपन एल्किन ना लेंगे, ठीक है, क्योंकि अपन को एल्किन तो बनाना ही है ना। अब क्या होता है कि एल्किन के अधिकांश रिएक्शन होती है क्या होती है, एलिमिनेशन की रिएक्शन। यानी कि अपन एलिमिनेशन की यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है कि एडजेसेंट कार्बन से, यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन से अपन को क्या करना है, एटम का या ग्रुप का क्या करना है, अपन को एलिमिनेशन करना है, मतलब रिमूव करना है। तो यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन देखें, मतलब अगल बगल वाले कार्बन, तो यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन, यहाँ पर जैसे एक कार्बन आ रहा है, एक कार्बन एक दूसरे का अगल बगल है, इसलिए अपन क्या करना है, इससे एटम और ग्रुप को रिमूव करना है। तो यहाँ पर अपन इसको एक्स को और वाई को, ये 2 ग्रुप है जिनको अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो अगर इन 2 को अपन रिमूव कर दें तो देखो कुछ इस तरह से बचता है ना। तो इसको अपन जैसे अपन इसको रिमूव करें तो अपन इस तरह से लिख दिया, ठीक है। और इन दोनों को एक क्योंकि अलग हुए तो इन दोनों को मैंने अलग लिख दिया, ठीक है, एक्स वाई। अब अपन कर लेते हैं बैलेंसिंग को मेंटेन। तो अपन इस वाले की अगर बैलेंसिंग को मेंटेन करते हैं तो इस कार्बन के पास होने चाहिए थी 4 बैलेंसी होती है इस कार्बन की, लेकिन यहाँ पर देखो 1 2 3 हो रहा है। अब इसको इसकी 3 हो रही है और इस वाली की अपन देखेंगे तो इसकी भी 3 हो रही है कि 1 2 3। अब बात आती है आप लोग उसको करना बैलेंसी मेंटेन।
तो अब बैलेंसी मेंटेन करने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ से अपन क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, है ना। अब अपन देखेंगे तो इस कार्बन की क्या है 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, मतलब दोनों कार्बन की बैलेंसी मेंटेन हो गई। और अपन अपनी डेफिनेशन में भी देख रहे थे अपन कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, एल्कीन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये अपना क्या है, एल्कीन है ना। तो अपन को बनाना क्या था, एल्कीन बनाना था, तो अपना एल्कीन बन गया। वही सिंपल से लिखा हुआ है। देखो मेथड प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि आप रिएक्शन कुछ भी करो, लास्ट में आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा, एल्कीन होगा, है ना। रिएक्शन आप जो है किसी से भी करवाओ, लास्ट में आपको जो है एल्कीन ही मिलने वाला है ना। तो यही सिंपल से लिखा हुआ है। होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। और ये जो आप मैं समझा रहा हूँ आप साथ में लिखते भी जाना, तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहली मेथड प्रिपरेशन है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, अब ये बात आती है कि अपना जो होता क्या है ना। तो सबसे पहले अपन को ऐसा बताना पड़ेगा कि अपन को एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाना है। तो अब बात आती है कि अपना एल्कोहल होता क्या है। देखो एल्कोहल ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें क्या रहता है, OH ग्रुप क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। अब एल्कोहल का अपन को करवाना डिहाइड्रेशन, तो अपन को पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। तो देखो आपने बहुत सही चुना होगा कि गर्मियों के मौसम में लोग कहने लगते हैं कि बॉडी डिहाइड्रेट होने लगी, है ना। तो बॉडी डिहाइड्रेट होने लगी का ऐसा मतलब होता है कि अपने शरीर में पानी की कमी होने लगी। तो अपन कह सकते हैं अपनी बॉडी से क्या होता है, पानी जो है रिमूव होता है ना। तो यहाँ पर लिखा होगा कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। अपन वाटर का यहाँ पर जनरल फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O होता है ना। होप आपको पता होगा, है ना। अब यहाँ पर आप देखो, अब बात आती है तो होगा अपना इंट्रोडक्शन पर कि एल्कोहल और डिहाइड्रेशन, इससे समझ लिया। अब इससे थोड़ा सा इसी से समझो कि अब आप थ्योरी में जैसे कि आपने लिखा कि एल्कोहल और डिहाइड्रेशन, तो अपन को क्या करना है, एल्कोहल से वाटर को रिमूव करना है ना। तो अब यहाँ पर आप थ्योरी में देखोगे तो अपने जैसे एल्कोहल है, तो एल्कोहल से अपन वाटर को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से आपके पास बनेगा कि ये देखो अभी आपने ए वाली रिएक्शन समझी, अपन को पता है कि ए नीचे वाले कंपाउंड अपन को रिमूव करना है ना। तो अब यहाँ से अपन ए वाले नीचे वाले कंपाउंड रिमूव करेंगे, तो देखो यहाँ से क्या होगा कि ए वाले कंपाउंड है ये जो है रिमूव हो जाएंगे, और बाकी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये रिमूव होंगे। तो ये मैंने अभी आपको समझाया था XY वाला लेके, तो बस यहाँ पर जो X के जगह H लिखा है, Y की जगह क्या लिखा है, OH लिखा है, बाकी सब पूरा सेम ही है। तो यहाँ पर देखो वही क्या होगा कि अपना लास्ट में क्या बन गया, अपना एल्कीन बन गया। जब यहाँ से ये दोनों कंपाउंड क्या हो गए, रिमूव हुए, तो अपना क्या बन गया, एल्कीन बन गया। अपन को बनाना क्या था, एल्कीन था। अब यहाँ पर देखो एल्कीन के साथ जब यहाँ से क्या होगा कि HOH निकल गया, तो H देखो यहाँ पर HOH, ऐसा तो रहता नहीं कि HOH, इस सही से तो रहते नहीं है, ठीक है। और तो वो क्या होते हैं, ये जो HOH रहता है तो H2O कुछ इस तरह से जो हो जाते हैं, है ना। तो अपना क्या लास्ट में वाटर निकल जाता है। तो आपको जो है रिएक्शन समझ में आ रहा है कि आपको लास्ट में देखो आपको पता है तो है मेथड प्रिपरेशन किसकी है, एल्कीन की है, इसलिए लास्ट में हमको एल्कीन लिखना है, ठीक है। और उसके साथ जो है डिहाइड्रेशन करना है, वाटर का मतलब पानी निकल रहा है, ठीक है। तो आपको लास्ट में वाटर लिख देना है। और जो आपको किसका कराना है, एल्कोहल का, तो यहाँ पर आपको जो है एल्कोहल लिख देना है। देखो एल्कोहल यहाँ पर देखो OH प्रेजेंट है ना। और जिस कंपाउंड में OH प्रेजेंट रहता है उसे क्या कहते हैं, एल्कोहल, है ना। तो इसमें जो OH प्रेजेंट है इसलिए अपन क्या कहेंगे, एल्कोहल। होप आपको पता होगा, है ना, समझ में आ गया होगा, ईजी है। और अब अपन थोड़ा सा अपन देखें कि इसका जो दूसरा मेथड प्रिपरेशन है, ठीक है। तो दूसरा मेथड प्रिपरेशन है कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, है ना। तो इसको थोड़ा सा अपन समझें तो सबसे पहले अपन सब देखते हैं कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता क्या है। तो सबसे पहली बात अपन इसको समझें, है ना। तो अगर इस शब्द को तोड़ते हैं तो देखो क्या होता है, 3 शब्द निकलते हैं, एक होता है डी, एक होता है हाइड्रो, एक होता है हैलोजिनेशन। ये 3 शब्द इससे निकल रहे हैं। अगर आप शब्द को तोड़ोगे, देखो आपको जो है रिएक्शन के सिर्फ नाम याद करने पड़ेंगे, बाकी आप जो इसे बना के लिख सकते हो। तो डी का देखो यहाँ पर डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है रिमूव, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, रिमूव। हाइड्रो का देखो अभी मैंने बताया था, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन, वहाँ पर भी अपन देख रहे थे। तो हाइड्रो मतलब क्या होगा, वाटर। और हैलोजिनेशन, तो हैलोजिनेशन मतलब यहाँ से अपन हैलोजन ग्रुप को रिमूव करने वाले हैं, किसको, हैलोजन ग्रुप। और हैलोजन ग्रुप क्या क्या होते हैं आपको पता है। अपन जैसे कि नॉर्मल में अपन हैलोजन ग्रुप को आपको पता है एक्स से अपन डिनोट करते हैं, अपने 11th-12th में पढ़ा होगा, है ना। तो हैलोजन कौन से कंपाउंड होते हैं आपको पता है, कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अपन को क्या कहते हैं, अपन हैलोजन ग्रुप के कंपाउंड कहते हैं।
तो इन सभी कंपाउंड को अपन एक्स से डोनेट करते हैं। जहाँ पर भी आपको एक्स लिखा मिल जाए तो समझ जाया करना वहाँ पर क्या है, हेलोजन ग्रुप है। तो इसमें अपन क्या करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो तो देख रहे हो रिमूव करने वाले हैं वाटर का और हेलोजन ग्रुप का। किससे करने वाले हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, किससे, एल्काइल हैलाइड से, है ना। एल्काइल हैलाइड से अपन जो है वाटर का और हेलोजन ग्रुप का क्या करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं। अब आता है तो एल्काइल हैलाइड क्या है ना, एल्काइल हैलाइड है क्या। अब इस शब्द को भी आप देख रहे होगे, यहाँ पर एल्काइल तो आपको पता है कि क्या होता है, आर होता है, और हैलाइड क्या है, हैलाइड क्या है आपका, एक्स है। तो मतलब आपके पास एक आर एक्स नाम का एक कंपाउंड होगा, ठीक है, आर एक्स नाम का आपका क्या होगा, कंपाउंड होगा, जिससे अपन को आपको क्या करना है कि आपको कुछ इस तरह से रिएक्शन करवानी है कि आपका क्या हो, वाटर रिमूव हो। तो आपने जैसे यहाँ पर किया तो आपने क्या कर दिया, वाटर को रिमूव कर दिया, है ना। आपको साथ ही साथ क्या होगा, आपका हेलोजन ग्रुप रिमूव हो। तो हेलोजन ग्रुप जो है आपका क्या होगा, हेलोजन ग्रुप आपसे रिमूव हुआ, है ना। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई किसके बारे में, कि अपना इंट्रोडक्शन के बारे में। अब यहाँ पर रिएक्शन होती किस तरीके से, इसको थोड़ा सा अपन देखेंगे। तो थ्योरी को अपन देखें तो थ्योरी में देखो क्या लिखा होगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे तो थ्योरी में लिखा हुआ कि एल्काइल हैलाइड क्या है। तो एल्काइल हैलाइड वो कंपाउंड रहता है जिसमें हेलोजन इनकी एक्स ग्रुप अटैच रहता है ना। अब देखो डिहाइड्रो हेलोजनेशन क्या है। तो डिहाइड्रोजनेशन हेलोजनेशन क्या है कि अपना जो वाटर रहता है, पानी रहता है, उसी के साथ साथ जो अपना हेलोजन रहता है, तो वाटर और पानी का रिमूव करना क्या कहलाता है, डिहाइड्रो हेलोजनेशन कहलाता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे होगे तो यहाँ पर लिखा है डी यानी कि रिमूव, हाइड्रो यानी वाटर, हेलोजनेशन वाली हेलोजन ग्रुप। अब आप थोड़ा सा इस रिएक्शन को देखो तो ये रिएक्शन देखो सिंपल सी लिखी हुई है कि यहाँ पर देखो एल्काइल हैलाइड है। तो इतना तो मैंने बताया था कि एल्काइल हैलाइड वो कंपाउंड होता है, जैसे अभी अपन ने देखा था कि एल्काइल हैलाइड वो कंपाउंड रहता है जिसमें हेलोजन ग्रुप क्या आता है, ऐड रहता है, हेलोजन मतलब एक्स। तो अभी जैसे अपन ए वाली रिएक्शन देख रहे थे, अभी यहाँ पर देखो कि ये वाली रिएक्शन देख रहे थे तो था एल्कोहल। तो एल्कोहल में क्या था, यहाँ पर जो है OH ग्रुप को अटैच होना चाहिए था, तो यहाँ पर OH था। लेकिन अब जो अपन एल्काइल हैलाइड देखेंगे तो यहाँ पर OH हट जाएगा, OH की जगह पर क्या जोड़ देंगे, X जोड़ देंगे, बाकी सब पूरा वही सेम है ना। तो जैसे अपन ने यहाँ पर किया, देखो यहाँ पर भी कंपाउंड पूरा सेम लिखा होगा। जैसे आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर देखो पूरा सेम लिखा होगा, बस OH की जगह पर क्या कर दिया, X को कर दिया, तो क्या होगा, अपना एल्काइल हैलाइड हो गया। तो देखो एल्काइल हैलाइड देखो अपने आप तो रिएक्शन करता नहीं है ना। तो एल्काइल हैलाइड को जब अपन हीट करेंगे, अपना जो KOH रहता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, तो जब अपन KOH या अपन इसकी जगह अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH भी ले सकते हैं। तो इनके साथ जब क्या करेंगे, अपन एल्काइल हैलाइड को हीट करते हैं, मतलब गर्म करते हैं। जहाँ पर भी अपना ए वाला सिंबल आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, हीट करते हैं अपन उसको, है ना। तो अपन क्या होता है, अपना एल्कीन बनता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ से अपना जो H है, X है, वो क्या हो गया, रिमूव हो गया है, ठीक है, इसका एलिमिनेशन हो गया है, और बाकी का अपना जो एल्कीन बन गया है। अब बात आती है, अभी जब अपने H2O देख रहे थे तो उसमें देख रहे थे कि ये दोनों साथ में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रहता है HX जो है साथ में नहीं जाता है मेरे भाई, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे अपन ने रिएक्शन में देखा था कि अपन को क्या करवाना है कि हेलोजन ग्रुप का, ठीक है, यहाँ से देख रहा है डिहाइड्रो हेलोजनेशन है, मतलब इससे क्या करना है आपको, जो वाटर का उसी के साथ साथ आपको जो हेलोजन रहता है, ठीक है, इसकी BrClF इस सभी का भी आपको रिमूव करवाना है ना। तो अगर आप यहाँ पर जैसे रिएक्शन में देखोगे तो यहाँ से देखो यहाँ का OH, ये वाला OH और ये AH, ठीक है, ये बना लेते H2O, ठीक है, ये वाला OH और एक H, ये बना लेते हैं H2O। लेकिन यहाँ का जो K रहता है, ठीक है, पोटेशियम रहता है, वो जो रहता है यहाँ पर जो हाइड्रोजन ग्रुप है यानी कि X के साथ, इससे बना के क्या हो जाता है, अपना जो इस रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से देखो ये वाला ये हटेगा तो अपना ये तो देखो एल्कीन बन गया है, मेन काम तो अपना हो ही गया है ना। और इसी के साथ जैसे आपको पता है कि इससे आपको हेलोजन निकालना है, तो यहाँ का K और यहाँ का X, ये बन गया KX, और यहाँ का OH और यहाँ का H, ये बन गया H2, तो अपना वाटर रिमूव हो गया। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वही सिंपल से यहाँ पर रिएक्शन में लिखा हुआ है। रिएक्शन में देखो क्या लिखा है कि रिएक्शन में लिखा है अपना एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड हीट यानी कि गर्म करते हैं विथ, देखो एल्काइल हैलाइड हीट विथ QH, यानी कि एल्काइल हैलाइड को अपन QH के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। वही लिखा होगा QH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि QH और NaOH दोनों के भी अपन रिएक्शन लेके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे NaOH लिया है तो अपन ने यहाँ की जगह Na लिख दिया, तो यहाँ पर भी अपन क्या कर दिया, Na कर दिया, बाकी सब रिएक्शन पूरी सेम ही रहेगी, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड को हीट करते हैं QH या NaOH के साथ, तो क्या होता है, अपने एल्कीन बनती है, ठीक है, और अपना क्या होता है, हेलोजन, और वाटर क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो इसे सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो डिहाइड्रो हेलोजनेशन से अपन भी प्रिपेयर कर सकते हैं एल्कीन को। और अभी अपन ने दो मेथड प्रिपरेशन देखी है, ठीक है, अपन ने देख चुके हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और डिहेलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अपन दो मेथड प्रिपरेशन अपन देख चुके हैं। अब अपन बात करते हैं जो अपनी एल्कीन होता है, एल्कीन की स्टेबिलिटी पे।
है ना। एल्किन की स्टेबिलिटी पे भी अपन बात कर लेते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो एल्किन की स्टेबिलिटी एग्जाम में तो नहीं आती है, लेकिन जो है बहुत ईजी है, पेपर में पेज भरने के हिसाब से जो है सही रहेगा, है ना। तो एल्किन की स्टेबिलिटी रहती है 2 फैक्टर पर इफेक्ट करती है, ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है ना। अब लेकिन ये तो बात हुई वो अलग, ठीक है। पहले आपको समझना पड़ेगा स्टेबिलिटी होती क्या है ना। तो स्टेबिलिटी आप ऐसा समझ सकती हो कि स्टेबिलिटी से क्या होता है, जैसे एल्किन है ना। तो एल्किन की स्टेबिलिटी से आप समझो कि जब तक जैसे रखा रहे, जैसे कि आप देखते हो दाल होती है ना, दाल, तो आप दाल रखे रहते हो गर्मियों के मौसम में, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद वो सड़ जाती है ना। तो वो क्या हो जाता है, डी स्टेबल हो जाता है। यानी कि स्टेबिलिटी क्या हुई, जब तक वो सही रही, जिस कंडीशन में वैसी ही रहे, तो वो क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है। मतलब जैसे कि आपने रोटी बनाई और वो जैसी हैं वैसी ही रहें, तो वो कहलाती है स्टेबिलिटी कहलाती है। लेकिन रोटी भी स्टेबल नहीं रहती है ना, तो ये सिंपल सी अलग बात हो गई, है ना। तो एल्किन की स्टेबिलिटी मतलब एल्किन कब तक स्टेबल रहेगा अपनी नॉर्मल कंडीशन में, है ना, तो वो कहलाता है एल्किन स्टेबिलिटी। अब एल्किन की जो स्टेबिलिटी रहती है 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, यानी कौन सी एल्किन जो है ज़्यादा टाइम तक स्टेबल रहेगी, कौन सी एल्किन कम टाइम तक स्टेबल रहेगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अपने जैसे दाल रहती है, ये भी इफेक्ट करती है कि टेम्परेचर पर इफेक्ट करती है। जैसे कि गर्मियों के मौसम में जल्दी डी स्टेबल हो जाती है ना, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है गर्मियों के मौसम में। और ठंडियों के मौसम में आप देख रहे हो, ठंडियों के मौसम में क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है ना। तो सेम फैक्टर यहाँ पर भी वर्क करेगा। सब वही है कि देखो हीट ऑफ हेलोजिनेशन, उसी से कॉन्सेप्ट से आप लगाना गर्मियों के ठंडियों के मौसम से दाल वाली से। तो देखो यहाँ पर जिस भी एल्किन का हीट ऑफ हेलोजिनेशन ज़्यादा रहेगा, मतलब हीट यानी कि टेम्परेचर जिसका ज़्यादा रहेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। मतलब गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, गर्मी ज़्यादा होती है, हीट बढ़ जाती है, तो क्या होती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है ना, कि जल्दी सड़ने लगती हैं दालें, ठीक है। इसी तरह से एल्किन भी इसी पर डिपेंड करता है। तो जो हीट ऑफ हेलोजिनेशन जिसका ज़्यादा होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और हीट ऑफ हेलोजिनेशन कम होगा जिसका, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि हीट कम है, ठीक है। हीट कम है मतलब ठंडियों का मौसम में क्या होती है, सब्जी जो है ज़्यादा देर तक स्टेबल रहती है ना। तो ये वाले कॉन्सेप्ट से आप समझ गए होंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन हीट ऑफ हेलोजिनेशन पर कैसे डिपेंड करती है, कि जिसका हीट ऑफ हेलोजिनेशन ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। मतलब याद रखना, जिसकी ज़्यादा है उसकी कम, और जिसकी कम है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वही सेम यहाँ पर दोनों लाइन में लिखा हुआ है कि एल्किन, ठीक है, जिसकी जो है लोअर हीट ऑफ हेलोजिनेशन है, लोअर हीट ऑफ हेलोजिनेशन है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मोर होगी, यानी कि ज़्यादा होगी। और एल्किन जिसकी जो है हीट ऑफ हेलोजिनेशन क्या है, हाई है, ठीक है, ज़्यादा है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, लो होगी, कम होगी। अब दूसरा फैक्टर आता है सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स का, है ना। सिस और ट्रांस पे भी क्या होती है, अपनी जो एल्किन की स्टेबिलिटी क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। अब सिस और ट्रांस क्या आता है, इसको भी थोड़ा सा समझो। जैसे कि यहाँ पर देखो, इस वाले को थोड़ा सा समझो कि देखो यहाँ पर अपन क्या है, 2 कार्बन है, एक एल्कीन है, क्योंकि अपन को स्टेबिलिटी देख रहा है बेसिक सी एल्की। और सिस और ट्रांस क्या होता है, जैसे कि अपना यहाँ पर थोड़ा सा इससे समझो कि जैसे क्या है, अपना एक एल्कीन है। अब यहाँ से अपन जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर अपने CH3 जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर अपने H जोड़ दिया, यहाँ पर भी अपने CH3 जोड़ दिया, यहाँ पर भी अपने H जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर H जोड़ दिया। तो अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक से देखने वाले कंपाउंड अगर एक ही साइड है ना, एक से देखने वाले कंपाउंड अगर इस एक ही साइड, जैसे इस साइड हो गया हो या फिर इस साइड हो, एक से देखने वाले, जैसे इस साइड देख रहे हो आप, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक ही साइड है, और इस साइड CH3 और CH3 एक ही साइड है। यानी कि अगर एक से देखने वाले कंपाउंड अगर एक ही साइड है, तो उन्हें आप क्या कहेंगे, अपन सिस आइसोमर्स कहेंगे। इसके बारे में आप 4th सेम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से डिटेल पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर आप समझो कि अगर जिसमें CH3 जिससे एक से देखने वाले कंपाउंड अगर एक साइड है, तो वो सिस है। और अगर जैसे यहाँ पे देखोगे, इस तरह से देखोगे, जैसे CH3, ठीक है, देखो इस तरफ देखोगे तो एक से देखने वाला कंपाउंड, जैसे अपने यहाँ पर CH3 है और H है, ये क्या है, एक दूसरे के अलग अलग साइड है। मतलब एक अगर इस साइड प्रेजेंट है तो एक कार्बन के साइड प्रेजेंट है, तो एक साइड प्रेजेंट है तो एक साइड प्रेजेंट है ना। तो ये क्या हो गया, अपना ट्रांस हो गया। तो ट्रांस मतलब ट्रांस से भी समझो कि आप एक क्रॉस सेस यानी कि एक साइड, और ट्रांस मतलब एक जो डिफरेंट साइड प्रेजेंट है, ये क्या है, ट्रांस आइसोमर्स है ना। तो अब बेसिक सी बात क्या आती है कि अपना जो ट्रांस आइसोमर्स होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और अपना सेस की क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, अभी समझो कि अब जैसे इसको इस चीज़ को समझो कि आपके पास एक जो है ट्रांस है, एक सेस है। तो आप जैसे देखोगे कि आपके पास एक दो चीज़ है, जैसे मान लो आपकी एक पिंजरे के अंदर बंद है, ठीक है, एक पिंजरे के बाहर है ना। तो अगर आप देखोगे तो पिंजरे के बाहर जो है, मतलब जो एक ही साइड है, उससे अगर आप CH3 को रिमूव करना चाहो तो आसानी से कर सकते हो यार, क्योंकि दोनों एक ही साइड है। लेकिन अब आपकी एक जो है पिंजरे के अंदर है, ठीक है, पिंजरे के अंदर है, तो आप उसको जो है आसानी से रिमूव नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि दोनों साइड जो है अलग अलग साइड है, एक पिंजरे के बाहर है, एक पिंजरे के अंदर है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है कि इसलिए जो है अपना ट्रांस आइसोमर क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इससे जो
जो अपने जो ग्रुप रहते हैं, एटम रहते हैं, इसको रिमूव करना जो है ज़्यादा मुश्किल होता है, कठिन होता है कंपेयर टू अपने यहाँ पर जो सिस आइसोमर्स में जो एटम ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये तो होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अपनी स्टेबिलिटी की जो एल्किन की स्टेबिलिटी है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो अगली वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। इसमें अपन इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, है ना। वैसे अभी जो है 20-25 मिनट का हो चुका होगा। तो आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब किए रहना। बाय बाय, टाटा।